देखिए, फिलहाल हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे थे बीजेपी की कोर कमेटी से, जहां पर पूर्ण बहुमत के साथ देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का यहां पर नेता चुन लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इंदर जुड़ चुके हैं। इंदर, देवेंद्र फडणवीस को यहां पर नेता चुन लिया गया है। माहौल लग गई है। देखिए, पिछली सरकार की अगर हम बात करें तो वो डिप्टी सीएम के पद पर थे और ऐसे में देखिए इस बार अगर महायुति सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में जो सीटें हैं वो जीती गई हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई है। विधायक दल के वो नेता चुन लिए गए हैं और ऐसे में देखिए इस बार देवेंद्र फडणवीस, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं तो वो सीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन देखिए इस बीच अगर हम बात करें अजीत पवार की या फिर हम बात करें एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे नाराज जरूर चल रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बड़ी बैठकें जब हुई हैं इन सब में और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये सभी मौजूद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को शगुन मना लिया गया है। और अब कहीं ना कहीं देखिए अब जो सरकार है वो बनने जा रही है और शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारियां हैं वो भी अब जोरों शोरों से शुरू हो जाएंगी। 5 तारीख को लगभग शाम को 5:30 बजे के आसपास जो शपथ ग्रहण है वो समारोह जो है शुरू होगा। शगुन, तो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर इस वक्त मुहर लग गई है। शगुन जी, इंदर, देखिए 23 तारीख को महाराष्ट्र का रिजल्ट घोषित हुआ था। इतने दिन हो गए, 10 दिन से ऊपर दिन हो चुके हैं। इतना समय जब सीएम का चेहरा चुनने के लिए लग गया, हालांकि कहा यही जा रहा था कि शुरुआत से ही तय था कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जिस चीज की यहां पर आशंका जताई जा रही थी, मतभेद मनभेद की स्थिति बनी हुई थी कि एकनाथ शिंदे का आखिरकार क्या होगा, क्या वो डिप्टी सीएम पद स्वीकार करेंगे, अजीत पवार को क्या फिर से वित्त विभाग मिलेगा, तो इतना समय जो लगा है, क्या अभी उनके मन में फिर से नाराजगी देखी गई होगी या फिर सारी नाराजगी यहां पर खत्म हो चुकी हैं? देखिए शगुन, जिस तरीके से विधायक दल का नेता देवेंद्र फडणवीस को चुना गया है तो जाहिर तौर पर शगुन जो नाराजगी है वो खत्म हो चुकी है। हालांकि देखिए एकनाथ शिंदे जब सीएम थे और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया था, तो कह सकते हैं जब महाराष्ट्र में बीजेपी की नैया डुलमुला रही थी तो उस दौरान एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के लिए हनुमान का काम किया और उनको मुश्किलों से निकाला और सरकार चलाने में सहयोग किया। लेकिन देखिए जब दोबारा अब ये इलेक्शंस का रिजल्ट आया तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बीजेपी की सीटें हैं वो निकलकर सामने आई। उसके बाद एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वो और तीसरे नंबर पर अजीत पवार की सीटें आई हैं। तो ऐसे में देखिए मतभेद जरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन मनभेद भी था और जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर था और महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर आए दिन विपक्ष के तमाम नेता केंद्र सरकार को घेरते भी थे कि लगभग 10 दिन बीत चुके हैं, 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक बीजेपी जो है वो अपना सीएम का चेहरा चुन नहीं पाई है। लेकिन देखिए जिस तरीके से लगातार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई और उसमें देवेंद्र फडणवीस के नाम पर शगुन मुहर लगा दी गई थी और सूत्रों के हवाले से भी यही खबर निकलकर सामने आ रही थी कि विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस चुने जाएंगे और सीएम के पद पर वही बैठेंगे। तो ऐसे में देखिए अब स्थिति साफ हो चुकी है। आज़ाद मैदान में जो सीएम पद का जो शपथ ग्रहण का समारोह होगा शगुन, उसकी तैयारियां अब शुरू हो जाएंगी और ऐसे में देखिए इस वक्त जितने भी बीजेपी के सभी बड़े नेता हैं वो महाराष्ट्र पहुंचने शुरू हो गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी लोग वहां पर मौजूद होंगे। शगुन जी बिल्कुल इंदर, जो आपने यहाँ पर भी कहा कि मतभेद जरूर था लेकिन मतभेद नहीं था, लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में आगे क्या होगा इस बात को लेकर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे ने जहां पर हनुमान की भूमिका निभाई है, आने वाले समय में हम राजनीति के अंदर ऐसा देख सकते हैं कि वो आभार अपने यहाँ पर जता सकते हैं? देखिए मेरी ही वजह से आपकी एक बार फिर से सरकार बनी है महाराष्ट्र में, जैसे 2.5 साल पहले हुआ था। बिल्कुल शगुन, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए जिस तरीके से इस बार बीजेपी की सीटें बढ़कर आई हैं और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को ये उम्मीद ज़रूर होगी कि सीएम पद उन्हीं को दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने उस वक्त डूबती हुई नाव को संभाला था जब कोई भी सहारा बनने को तैयार नहीं था। तो ऐसे में देखिए उसी दौरान मतभेद हुआ था और एकनाथ शिंदे नाराज भी चल रहे थे, लेकिन मान मनोबल का जो पूरा सिलसिला है वो पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रहा था शगुन, और इसी वजह से सीएम चेहरा तय करने में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को इतना समय लग गया। लेकिन अब चीजें पानी की तरह साफ हो चुकी हैं। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जो हैं वो डिप्टी सीएम बनेंगे और देवेंद्र फडणवीस सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। शगुन जी बिल्कुल अंदर, अब यहाँ पर एक बार थोड़े समीकरण भी देख लेते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अगड़ा जाति से आते हैं यहाँ पर और महाराष्ट्र के अंदर जो मराठा है वो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं और ऐसे में यही आशंका यहाँ पर जताई जा रही थी कि एकनाथ शिंदे
जो मराठा हैं, तो क्या उनको सीएम ना बनाकर बीजेपी यहाँ पर बड़ी गलती कर रही है? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम और अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद दिया है। जी बिल्कुल इंदर, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगी, लेकिन इसी बीच हम आपको सीधे लिए चलते हैं निर्मला सीतारमण, जहां पर लाइव सभा को संबोधित कर रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के इस चुनाव, इससे पहले हरियाणा का, इन दोनों से जनता के संदेश स्पष्ट है और महाराष्ट्र से ऐसे अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री इज अ बिग मैसेज टुवर्ड्स विकसित भारत। मैं मानती हूं कि जनता उनके अनुभव के अनुसार पिछले गठबंधन के सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व में चला, उसकी वजह से महाराष्ट्र के पर्टिकुलरली और देश के लिए कितना अनसर्टनिटी और डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट पैदा हुआ, उससे जनता बहुत टायर्ड होकर के मन में उनको क्या चल रहा है हमारे महाराष्ट्र में, ऐसे भावना आकर के आज स्पष्ट निर्देश दिए हैं और उसको सही आगे लेके चलने के लिए आप सब उत्सुक है। और मैं ये जरूर संदेश देना चाहती हूं कि डबल इंजन के सरकार मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए उत्साह से, उमंग से, और जैसे चुनाव पत्र में आपने घोषणा की है, उन सभी वायदों को पूरे करते हुए महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। ये तो स्पष्ट है और अभी ये स्पष्ट है कि हम सब महाराष्ट्र का पिछले कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के द्वारा कितना नुकसान हुआ, उन सबको जनता को याद दिला करके हम तेजी से काम करते आगे लेके जाना है। चाहे वो किसान के मामला हो, चाहे इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट हो महाराष्ट्र में, चाहे हर रीजन का डेवलपमेंट हो महाराष्ट्र में, और प्रमुख बड़ा आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करते हुए हमारे ही युवा स्टार्टअप के रूप में इतना नए नए सोच के साथ सॉल्यूशंस दे रहे हैं भारत के इकोनॉमिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए। उन सब का इतना प्रोत्साहन महाराष्ट्र में मिलना चाहिए, मिल रही है, मगर और ज्यादा मिलना चाहिए। उनसे हमें स्पीडीली बहुत सारे काम को आगे ले चलना आसान होगा। महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, देश का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, और फाइनेंशियल वर्ल्ड में स्टार्टअप के इतने कंट्रीब्यूशन दुनिया में एक देश हम जैसे नहीं है जहां फिनटेक में हम सामने नंबर 1 के पोजीशन में आ रही। सिंगापुर से जब हमारा बात होती है, वो हमारे फिनटेक के ऊपर इतना इम्प्रेस्ड है और मानते हैं कि फिनटेक के द्वारा ही हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जल्दी होने का संभावना है। अगर फिनटेक का इतना महत्व है और उसमें पैसा डालने के लिए बहुत सारे लोग तैयार है विदेश में, महाराष्ट्र में उनको प्रोत्साहन देने वाले काम बहुत होना चाहिए। उससे महाराष्ट्र का लीडरशिप रोल बरकरार रहेगा। और जैसे इससे पहले महाराष्ट्र की कल्चर, लिटरेचर, भाषा और थॉट लीडरशिप का स्थान था, वो स्थान हम तुरंत और दोबारा प्राप्त करना है। और उसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का याद दिलाऊं, इस विषय में उनका कदम हम पिछले 6-8 महीने में जो हुआ उसको याद दिलाना जरूरी है। मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस देना, और उससे पहले वरकरी संप्रदाय के लोग जुलाई में जब जाते हैं आषाढ़ के एकादशी के समय, उनके लिए वो कॉरिडोर बनाना, ये सब महाराष्ट्र और मराठी और महाराष्ट्र के
थॉट लीडरशिप और कल्चरल लीडरशिप का प्रधानमंत्री जी प्रमुखता देते हैं, उसका एग्जाम्पल्स उदाहरण है। और महाराष्ट्र का एक बड़ा निर्णय पिछले 50 साल में होना था, वो कभी नहीं हुआ, पता नहीं कारण क्या है, मगर अभी मोदी जी के द्वारा वधावन पोर्ट, जो उनका ड्राफ्ट के वजह से भारत में ही सबसे ड्राफ्ट ज्यादा अधिक है, ऐसे पोर्ट 76,000 करोड़ का अनाउंसमेंट होना सामान्य निर्णय नहीं है। ये सब स्पष्ट करता है कि केंद्र में मोदी जी के सरकार महाराष्ट्र के उन्नति के लिए कितने सारे स्कीम्स ले आ रहे हैं, उसको तुरंत इंप्लीमेंटेशन करना। और मैं इसमें उदाहरण में देती हूं क्योंकि इसको मैं क्लोजली मॉनिटर करती हूं। बुलेट ट्रेन का व्यवस्था, अब तक ट्रेन चलता होगा अगर बीच में वो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट नहीं आते और उसमें रुकावट ना पैदा करते। जापान से हमें इतना सस्ता से लोन मिला उस कारण, मगर डिले के कारण वो इधर उधर हो करके इतना कष्ट हम झेल रहे हैं। ऐसे ही आ रहे शेड, मेट्रो का, कार्स का शेड, कितने डिले किसके लिए? मुंबई सबर्बन ट्रेन्स का भीड़ हम देख रहे हैं, उसमें जनता का सुविधा के लिए हम काम करने के लिए सामने आए, रुकावट पैदा करने वाले दूसरे पार्टी है। अभी मैं मानती हूं जनता इन सब को देख लिए और समझ लिए, इसलिए हमें इतना बड़ा सा मैंडेट दिए हैं। और इधर इस हॉल में नव निर्वाचित एमएलए गण के उत्साह देखकर मैं जरूर ये कहना चाहती हूं, मुंबई का अग्रणी स्थान हम तुरंत वापस ले आने के लिए काम करेंगे। नासिक और उस बेल्ट में जितने भी एग्रीकल्चर संबंधित, चाहे वो कंदा, ऑनियन और गार्लिक, इन सभी ग्रेप्स, इन सभी का प्रॉब्लम के लिए जितने भी हम गोडाउन्स बनाना है और उसके लिए साइंटिफिक तरीके से पैक करके एक्सपोर्ट करने के जितना भी काम करना है, उन सब के लिए प्रावधान देंगे। और डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग में अग्रणी स्थान, इधर कॉरिडोर नहीं आया मगर उससे ज्यादा काम हो रही है, उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम डेफिनेट डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे। ऐसे ही विदर्भ क्षेत्र के लिए हम जरूर काम करना है, अच्छा सा ग्राउंड लेवल तक लेके जाना है डेवलपमेंट, वो भी हमारे मन में रहेगा। जैसे मैं हैदराबाद में बहुत सारे साल जीत चुकी हूं, इसीलिए लातूर, नांदेड़ उस प्रांत के ऊपर मेरा पर्सनल परिचय है, उस इलाके का भी हम प्रावधान देना है। आई एम श्योर आप सबके उत्साह से, एंथुसियाज्म और ग्राउंड में आपका कनेक्ट के वजह से और अभी नव नियुक्त नेता के लीडरशिप में हम सब जाएंगे और दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूरे कोऑपरेशन के साथ डबल इंजन, पावरफुल इंजन बन करके महाराष्ट्र को फर्स्ट इन द कंट्री स्टेट बनाएंगे। ये हम सब साथ होकर के काम करना है। बहुत आनंद हुआ इस एक मत निर्णय में, यूनानिमस रेसोल्यूशन के ऊपर। मैं आप सबको बधाई देती हूं। हम एक है तो सेफ। धन्यवाद। धन्यवाद निर्मला जी। जात पात पंत प्रांत, फिलहाल आप निर्मला सीतारमण को लाइव सुन रहे थे और इस बार उन्होंने फिर से एक है तो सेफ है नारा को दोहराया भी है। एक बार फिर से हम रुक करेंगे इंदर की ओर। इंदर, देवेंद्र फडणवीस यहां पर घोषित हो चुके हैं सीएम पद के लिए, सीएम चेहरे के लिए, और तैयारियां भी तेज हो चुकी है शपथ ग्रहण को लेकर। तो क्या कुछ यहां पर भी चल रहा है? कितनी तैयारियां हो चुकी हैं पूरी शपथ ग्रहण को लेकर?
बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जब कोर कमेटी की बैठक चल रही थी शगुन, तो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही मोहर लगने वाली थी, सूत्र भी यही कह रहे थे। और अब देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। अगर हम बात करें तो आज़ाद मैदान में जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर खुद मौजूद रहेंगे, भाजपा के बड़े जो शीर्ष नेता है वो मौजूद रहेंगे, और जो भाजपा शासित राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पर रहेंगे। साथ ही अगर हम बात करें तो लाडली योजना और बहन योजना से जुड़ी लाभार्थी जो महिलाएं हैं, तकरीबन 2000 से ज्यादा महिलाएं भी वहां पर रहेंगी, उनको भी वहां पर सम्मानित किया जाएगा। करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र फडणवीस, जहां पर बीजेपी नेताओं को लाइव संबोधित कर रहे हैं। भारताच्या वित्तमंत्री आदरणीय निर्मलाताई सीतारामनजी, आपले अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी, माननीय विनोद तावडेजी, माननीय शिवप्रकाशजी, मंचावर उपस्थित असलेले सन्माननीय आशिष शेलारजी, प्रवीण दरेकरजी, या ठिकाणी आपल्या सहयोगी पक्षाचे जनसुराज्याचे विनय कोरेजी, त्याचप्रमाणे युवा स्वाभिमानचे रवी राणाजी, रासपचे रत्नाकर गुट्टेजी, आपल्याला ज्यांनी समर्थन दिलं ते एकमेव अपक्ष आमदार शिवाजी पाटील, भारतीय जनता पक्षाचे विधानमंडळातील माझे सर्व ज्येष्ठ सहकारी, कोर कमिटीचे सर्व सदस्य, माझ्या सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली आणि ही निवड प्रक्रिया करण्याकरता या ठिकाणी आलेले माननीय रुपाणीजी आणि माननीय निर्मला सीतारामनजी यांचे देखील अतिशय मनापासून मी आभार मानतो। खरं म्हणजे आपल्या सर्वांना याची कल्पना आहे की यावेळची निवडणूक एक अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारची निवडणूक राहिली आहे आणि या निवडणुकीचं विश्लेषण करायचं झालं तर मी असं म्हणेन की या निवडणुकीने एक गोष्ट आपल्या समोर निश्चितपणे ठेवली आहे, ती म्हणजे एक है तो सेफ है आणि मोदी है तो मुमकिन है। मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये देशामध्ये विजयाची मालिका ही लोकसभेनंतर पुन्हा एकदा हरियाणापासून सुरू झाली आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो, अशा प्रकारचं मॅन्डेट महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला दिलेलं आहे। विशेषतः या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये आपल्या सोबत पूर्णपणे तनमनाने या ठिकाणी असलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजितदादा पवारजी यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो आणि तद्वतच आमचे आरपीआयचे नेते रामदास आठवलेजी आणि आमच्या सगळ्या मित्रपक्षांचे देखील मनापासून आभार मानतो। खरं म्हणजे अतिशय महत्त्वाचं अशा प्रकारचे वर्ष आहे। एकीकडे आपण सगळे लोक ज्या प्रक्रियेतनं निवडून येतो ती प्रक्रिया ज्या संविधानाने आपल्याला दिली, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेलं आमचे संविधान, या संविधानाची 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि म्हणून सर्वार्थानं एक अत्यंत महत्त्वाचं अशा प्रकारचे वर्ष आहे। कारण आपल्याला कल्पना आहे की देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी
हे देखील नेहमी सांगतात की कुठल्याही ग्रंथापेक्षा, धर्मग्रंथापेक्षा माझ्याकरता भारताचं संविधान सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आणि एक असं संविधान की ज्या संविधानाने प्रत्येक भारतीयाला जगण्याचा, मोठं होण्याचा, समृद्ध होण्याचा अधिकार दिला आणि भारताला जगातले एक उत्तम राष्ट्र म्हणून प्रस्थापित करण्याचं काम केलं. अशा या संविधानाच्या 75 वर्ष पूर्ण होणाऱ्या अमृत महोत्सवी वर्षात पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपण सरकार स्थापन करतोय. दुसरं, आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की ज्यांनी समस्त हिंदुस्थानामध्ये मोगली आक्रमणानंतर आमची श्रद्धास्थानं जी उद्ध्वस्त झाली होती त्या सर्व श्रद्धास्थानांचं पुनरुज्जीवन केलं, त्या राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचंही 300वं जयंती वर्ष हेच आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की ही देखील एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. की पळो करून सोडलं ते भगवान बिरसा मुंडा यांचीही 125वी जयंतीचं हे वर्ष या ठिकाणी आपण साजरं करतोय. आणि अर्थातच आपल्या सर्वांचे लाडके नेते ज्यांनी नवभारताची संकल्पना मांडली, ज्याची मुहूर्तमेढ केली, आज मोदीजींच्या नेतृत्वात जो नवभारत तयार होतोय त्याचा पायवा ठेवणारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयीजी यांचं देखील हे 100वे जयंती वर्ष आहे. त्यामुळे अशा या अत्यंत महत्त्वपूर्ण वर्षामध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने ही सगळी जबाबदारी आज महायुतीवर या ठिकाणी सोपवलेली आहे. खरं म्हणजे इतका मोठा जनादेश हा आपल्याला या ठिकाणी जनतेने दिलेला आहे की या जनादेशातून मी एवढंच म्हणेन की आनंद आहे, पण त्याहीपेक्षा जबाबदारी आपली वाढलेली आहे. प्रचंड मोठी जबाबदारीची जाणीव करून देणारा अशा प्रकारचा जनादेश हा जनतेने आपल्याला दिलेला आहे. आणि विशेषतः आपल्या लाडक्या बहिणी असतील, आपले लाडके भाऊ असतील, आपले लाडके शेतकरी असतील, आपले लाडके युवा असतील, या सगळ्यांनी आणि समाजातल्या दलित, वंचित, ओबीसी, आदिवासी सगळ्यांनी जो जनादेश आपल्याला दिलेला आहे त्या जनादेशाचा सन्मान राखण्याचं काम हे आपल्याला करावं लागणार आहे. आणि म्हणून निश्चितपणे आपली प्राथमिकता आपण सुरू केलेल्या योजना आणि आपण दिलेली आश्वासनं ही पूर्ण करणं याच्याकडे आपली प्राथमिकता तर असेलच, पण त्यासोबत महाराष्ट्राला पुढे नेण्याकरता, महाराष्ट्राला सर्व आघाड्यांवर पहिल्या क्रमांकावर आणण्याकरता आपल्या सर्वांना या ठिकाणी सातत्याने कार्यरत राहायचं आहे. आपल्याला कल्पना आहे की 2019 साली देखील जनतेचा कौल आपल्याला मिळाला होता. दुर्दैवाने जनतेचा जो कौल होता तो हिसकावून घेण्यात आला आणि जनतेसोबत एक प्रकारे बेईमानी त्या काळामध्ये झाली. मी काही त्या इतिहासामध्ये जाऊ इच्छित नाही, एक नवीन सुरुवात आपण करतोय, पण या गोष्टीचा निश्चित उल्लेख करेन की सुरुवातीच्या 2.5 वर्षामध्ये ज्या प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला त्रास देण्यात आला, आपल्या आमदारांना त्रास देण्यात आला, नेत्यांना त्रास देण्यात आला, अशाही परिस्थितीमध्ये मला या गोष्टीचा अभिमान आहे की 2.5 वर्षात एकही आमदार आपल्याला सोडून गेला नाही. सगळे आमदार, सगळे नेते संघर्ष करत होते आणि त्या संघर्षामुळेच
2022 साली पुन्हा आपलं सरकार तयार झालं आणि त्यातूनच आज पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमत आपल्या महायुतीला, प्रचंड बहुमत हे महायुतीला मिळालं आणि आपल्या भारतीय जनता पक्षाला 132 आणि आपल्या मित्रांसोबत 137 जागा, एक प्रकारचा इतिहास या महाराष्ट्रामध्ये लिहिला गेला. हा इतिहास मला असं वाटतं की अभूतपूर्व अशा प्रकारचा आहे. या निमित्ताने देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींचे मी मनापासून आभार मानेन की माझ्यासारख्या बूथचा कार्यकर्ता म्हणून ज्याने काम चालू केलंय, वॉर्डाचा अध्यक्ष म्हणून काम चालू केलंय, अशा एका कार्यकर्त्याला या सर्वोच्च पदापर्यंत 3 वेळा माननीय मोदीजींनी या ठिकाणी बसवलं. अर्थात त्यातला एकदा 72 तासाकरताच होतो, पण तरी देखील टेक्निकली होतो. त्याच्यामुळे 3 वेळा मला महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर बसण्याचा मान सन्मान त्यांनी दिला. हा पक्ष ज्या प्रकारे त्यांच्या नेतृत्वात मोठा झाला, त्यातूनच सामान्य कार्यकर्त्यांना वेगवेगळी त्या ठिकाणी पदं मिळाली, चांगली पदं मिळाली, आपल्याला काम करण्याची संधी मिळाली. म्हणून मी आदरणीय मोदीजींचं मनापासून या ठिकाणी त्यांचे आभार मानतो. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहेब यांचं देखील अतिशय मनापासून आभार मानतो. आणि त्याचसोबत ज्यांनी या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये अतिशय ताकदीनं महाराष्ट्रामध्ये आपल्यासोबत तळ ठोकून कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा निर्माण केली आणि या निवडणुकीत अत्यंत ताकद आपल्या सर्वांना दिली, ते देशाचे गृहमंत्री माननीय अमितभाई शहा यांचे देखील आभार मानतो. आणि भारतीय जनता पक्षाचं जे शीर्षस्थ नेतृत्व आहे त्या सगळ्या नेत्यांचे या ठिकाणी अतिशय मनापासून मी आभार मानतो. आणि विशेषतः वेगवेगळे राज्यातल्या ज्या कार्यकर्त्यांनी, नेत्यांनी आपल्याला मदत केली त्यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो. महाराष्ट्रातली सगळी टीम तर आपले प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळेजी यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र भाजप हा पूर्ण ताकदीने या ठिकाणी मैदानामध्ये होता आणि त्यामुळेच हा विजय आपल्याला या ठिकाणी मिळालेला आहे. त्याबद्दल भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्राच्या संपूर्ण टीमचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, आभार मानतो. आणि अर्थातच तुम्ही सगळे लोक आहात म्हणून मी इथे आहे. तुम्ही नसतात तर मी इथे नसतो. त्याच्यामुळे तुमचे सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानत असताना पुढची वाट ही आपल्याला अपेक्षा पूर्ण करण्याकरता संघर्षाची आहे. आपल्याला अपेक्षा पूर्ण करायच्या आहेत. त्यामुळे आपल्याला सगळ्यांना आपलं महायुतीचं सरकार आहे, या सरकारमध्ये एक दिलाने आपल्या सगळ्या मित्रांना सोबत घेऊन आणि प्रसंगी जेव्हा इतकं मोठं मॅन्डेट असतं त्यावेळी सगळ्या गोष्टी सगळ्यांच्या मनाच्या आपल्याला पूर्ण करता येत नाहीत. पण आपण एक लार्जर, एक मोठा अशा प्रकारचा विचार घेऊन, एक लार्जर गोल घेऊन आपण राजकारणामध्ये आलेलो आहोत. केवळ पदांकरता, केवळ आपल्याला कोणीतरी मोठं करावं याकरता आपण राजकारणात आलेले नाही आहोत. त्यामुळे मला या गोष्टीची पूर्ण अपेक्षा आहे की येत्या काळामध्ये 4 गोष्टी आपल्या मनाप्रमाणे होतील, तर 4 गोष्टी मनाविरुद्ध देखील होतील. पण तरी देखील एका लार्जर इंटरेस्टमध्ये आपण सगळे एकत्रितपणे काम करू आणि आपली शक्ती काय आहे ही शक्ती निश्चितपणे या ठिकाणी आपण दाखवून देऊ. आज या निमित्ताने पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे आभार मानत असताना महाराष्ट्रातल्या दीन, दलित, गोर, गरीब, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, ओबीसी, अल्पसंख्याक सगळ्या समाजाला या ठिकाणी मी आश्वस्त करू इच्छितो की महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण उन्नतीकरता, महाराष्ट्राच्या प्रगतीकरता 24 तास आमचं सरकार काम करेल आणि महाराष्ट्रातल्या सामान्य माणसाच्या आशा, आकांक्षा, अपेक्षा या निश्चितपणे पूर्ण करण्याचं काम आम्ही करू. पुन्हा एकदा
आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे मनापासून आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आभार आहे देवेंद्रजी. विधिमंडळ पक्षातील सर्व आमदारांना विनंती आहे की आता थोड्या वेळाने देवेंद्रजी खाली छत्रपती शिवाजी महाराजांना हार अर्पण करतील तर आपण तिथं लाईन अप करून घेऊ. वरते मुख्य नेते जातील, बाकी आमदार आपण सगळे खाली थांबू. आता देवेंद्रजी प्रेस कॉन्फरन्स आहे ते प्रेस अटेंड करतील आणि 15 मिनिटात पुढच्या खाली येतील. माझी नम्र विनंती आहे आमदारांना की आपण खाली आधीच मानायला पाहिजे होतं ते म्हणजे निवडणुकीमध्ये आपले जे प्रभारी होते माननीय भूपेंद्र यादवजी आणि अश्विनी वैष्णवजी यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो. आणि जे आपलं केंद्रीय नेतृत्व आहे माननीय राजनाथ सिंगजी असतील, माननीय नितीन गडकरीजी असतील, सगळ्या केंद्रीय नेतृत्वाचा देखील अतिशय मनापासून मी आभार मानतो. आपण सर्व आमदारांना विनंती आहे आपण खाली शिवाजी महाराज